नमस्कार, एवन तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। एवन पंचायत के साथ हाजिर हूं मैं महेंद्र सिंह। एवन पंचायत में आज हमारे मेहमान हैं पूर्व बिजली और वर्तमान सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव। कैप्टन साहब, स्वागत है आपका एवन पंचायत में। और इस पंचायत में कैप्टन साहब से सवाल करने के लिए जो पंच हमारे साथ मौजूद हैं उनका भी परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ विजय सहगल वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, हमारे साथ योगेंद्र शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन साहब, जिस तरीके से आप पिछले कुछ समय से जब से आपने इस्तीफा दिया है, सवाल बड़े तीखे हो रहे हैं आपसे, और इस पंचायत में भी आपसे हो सकता है सवाल तीखे हों, तासीर तीखी हो, और आप भी शायद तल्ख हो सकते हैं। तो सीधा पहला और तीखा सवाल ये है, आपने इस्तीफा दिया, आपने इस्तीफा वापस ले लिया, इस दौरान हुआ क्या कि आपका महकमा बदला गया। और जो सियासी जानकार है वो ये कह रहे हैं कि इस दौरान आपके पुत्र चिरंजीव राव की भी टिकट पक्की हो गई है। बदला क्या है जनता के लिए जिसकी दुहाई देके इस्तीफा दिया गया था? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मेरा इस्तीफ़ा देने की बात है, मैं सरकार में होते हुए पहली बार नहीं है। जब ज़मीन अधिग्रहण का मामला चल रहा था हमारे इलाके मानेसर में, उस टाइम भी मेरे जो बेटा युवा प्रदेश का अध्यक्ष था, हमने विरोध किया था। हमने कहा था कि 1885 का जो एक्ट है वो लागू नहीं होना चाहिए, नया एक्ट बनना चाहिए। मैं स्वयं राहुल गांधी जी से मिला था। हाँ जी। मैंने अपने सजेशन दिए थे कि भी किसानों को उनका ड्यू मिलना चाहिए और ये जबरन जो है भूमि अधिग्रहण नहीं होनी चाहिए। उस वक्त भी मैंने विरोध किया था मंत्री होते हुए। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी नहीं बन रही थी मेरे इलाके के अंदर, तब भी मैंने रैली रद्द कर दी थी रेवाड़ी की, मुख्यमंत्री की। और जब उन्होंने घोषणा करने की बात करी तब मैंने रैली रखी थी। तो मैंने हमेशा जनता के लिए किया है। इस बार मेरी थोड़ी बहुत जो है, जो पटवारियों में जो लिस्ट निकली थी, हाँ जी, और यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से भर्तियां हो रही थी, उससे मैं थोड़ा सा विचलित था और काफ़ी बातें इकट्ठी हो जाती हैं फिर। तो इस बात से लेकर मैंने उनसे कहा कि ये बात ठीक नहीं है, समान बंटवारा होना चाहिए पूरे प्रदेश में जी। और विकास के मामले में मैं संतुष्ट हूँ। विकास के मामले में मैंने कभी नहीं कहा कि विकास हमारे यहाँ नहीं हुए, विकास हमारे यहाँ हुए हैं। नहीं, वो तो सर नौकरियों की बात करते हैं आप, हॉस्पिटल की बात करते हैं आप, जमीन अधिग्रहण की, वो भी तो विकास में ही जुड़ी हुई चीजें हैं। नौकरियों को विकास से अलग नहीं किया जा सकता। हॉस्पिटल की आप बात करते हैं, उसको विकास से अलग नहीं किया जा सकता। मेडिकल कॉलेज की बात की थी मैंने, हॉस्पिटल की बात नहीं की थी। मेडिकल कॉलेज की बात की थी कि मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ नहीं बना, बाकी हमारे यूनिवर्सिटी बनी है, सैनिक स्कूल बना है, डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी है। नहीं सर, सवाल ये था, आपने इस्तीफा दिया, आपके महकमे के अलावा बदला क्या है? जिस जनता की दुहाई दी गई थी उसको क्या मिला है इस इस्तीफे से और वापस लेने से? देखो, ऐसा है कि मेरे को शकील अहमद जी ने मुझे बुलाया दिल्ली मेरे को जी, और मेरे से कहा कि हम जो है आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार की बातचीत ना हो। उसके बाद सोनिया गांधी जी से मैंने टाइम लिया, मुझे टाइम दिया गया। उनको मैंने सारे हालात बताए हरियाणा के, विस्तार में बात हुई। उनने भी मुझे जो है कहा कि आप अपना इस्तीफा लीजिए। नहीं कैप्टन साहब, सवाल ये है, एक भावना तक, आप मेरी बात सुन लीजिए, एक भावना तक तरीके से जिस तरह आप जुड़े हुए हैं गांधी परिवार से, जब उनका एक मुखिया, हमारा मुखिया एक बात कहे कि हम आगे से आपके हितों के बारे में देखेंगे, आप अपना इस्तीफा लीजिए, तो फिर मुझे जो है मजबूरन जो है अपना इस्तीफा लेना पड़ा वापस मैंने। और फिर उसके बाद राहुल गांधी जी से बात हुई, उनसे मैंने सारी बातें विस्तार में की। उनने भी माना कि जो बात आप कह रहे हैं उसमें दम है। नहीं तो फिर क्या आप अपनी बात करने का, अपनी बात सुनाने का, क्या आपके पास यही एक तरीका बचा था कि पहले आप इस्तीफा दें, उसके बाद हाईकमान आपकी बात सुनेगा? नहीं, ऐसा है। और ये बात किसको समझ में नहीं आ रही थी कि अगर आप इस्तीफा देंगे तो आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि आप इस्तीफा लीजिए। ये तो हर कोई जानता था, ये तो होगा ही। मैंने ये सोचकर इस्तीफा नहीं दिया कि मैंने वापस लेना है जी। मैंने तो ये सोचकर इस्तीफा दिया था कि मैंने वापस नहीं लेना है जी। तो जो हमारी मुखिया हैं उनकी बात तो माननी पड़ेगी हमें। जी। नहीं, वही ना कैप्टन साहब, ये बात समझ से परे है कि आप इतने पुराने राजनीतिज्ञ हैं, आपने भी तो समझा होगा इस बात को कि अगर इस दौर में, जिस दौर में कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है और उसके ही नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उस दौर में आप जैसा कद्दावर नेता अगर इस्तीफा देगा मुख्यमंत्री पर तमाम आरोप लगाते हुए, तो आपको तो समझाया बुझाया जाएगा, आपको मनाया जाएगा, आपसे ये कहा जाएगा कि इस्तीफा वापस दीजिए। ये तो होना ही था। क्या इस बात के लिए आप तैयार नहीं थे?
ये मजबूती की हमने पार्टी की, इसको कमज़ोर नहीं किया, पार्टी को मजबूत किया है, ताकि जो है जो भी काम हो वो विचार विमर्श से हो। तो यही एक तरीका बचा था कि पहले इस्तीफा दिया जाए तब सुनवाई नहीं, होगी। मैं वैसे भी मिलता रहा उनसे तो कई फिर दफ़ा। क्या सुनवाई क्या हुई आपकी आज तक? आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई आज और तक? नहीं हुई तभी तो इस्तीफा दिया था। अब सुनाई हो रही है, आपने देखा, मुझे मैनिफेस्टो कमेटी में नहीं था, मुझे मैनिफेस्टो कमेटी में डाल दिया। हाँ जी, इलेक्शन कमेटी में पहले भी था, मैं अब भी हूँ मैं। हाँ जी, वो तो मैं अपने जो 6 दफ़ा लगातार बनाऊँ मैं कि 25 साल तक एक ही पार्टी से, एक ही सिंबल से, जी जी, और लगातार जीतना, ये भी एक रिकॉर्ड है हरियाणा विधानसभा के अंदर। यादव जी, मैं एक बात मेरी भी अभी तक समझ में नहीं आ रही है। विधानसभा इलेक्शंस के पास ही ऐसा हुआ, और दूसरी बड़ी बात ये हुई कि लोकसभा में कांग्रेस का बिल्कुल सफाया होगा, केवल एक सीट को छोड़ के। तो दो मुद्दे जो आप उठा रहे हैं और उन्होंने भी उठाए हैं, उनमें दम हो सकता है कि एक तो रीजनल इम्बैलेंस की बात, उस पर आपका क्या कहना है? क्या ये कोई खास ट्यूटर इसी वक्त के लिए ऐसा है, या इसका कोई अर्थ? नहीं, कोई रीजनल इम्बैलेंस की बात, जहाँ तक विकास की बात है, अभी भिवानी में यूनिवर्सिटी की घोषणा की है, जींद में यूनिवर्सिटी की घोषणा करी है चौधरी रणबीर सिंह जी के नाम से, बंसीलाल जी के नाम से भिवानी में की है, रेवाड़ी में यूनिवर्सिटी की घोषणा की है, करनाल में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है कल्पना चावला के नाम से, कुरुक्षेत्र में हमारी यूनिवर्सिटी है, हिसार में हमारी यूनिवर्सिटी है, रेवाड़ी में मीरपुर के अंदर यूनिवर्सिटी खोल दी है, और इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है राव वीरेंद्र सिंह जी के नाम से जी। और इस दौरान जो है अनेकों बीएड कॉलेजेस खोले गए हैं, अनेकों इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं। पहले हमारे बच्चे बाहर जाया करते थे जी। अब इतने यहाँ हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए हैं। तो और राजीव गांधी जो है एजुकेशन सिटी हमने बनाई है राई के अंदर, तो एक तरीके से एक हमारा एजुकेशन हब बनता आ रहा है। दूसरा मुद्दा ये है कि पानी के मामले में मैंने BM नासिक की बुटान लिंक मैंने बनाई थी, मैंने जब मैं सिंचाई मंत्री था, वो बन के तैयार हो गई है। ये ज़रूर है कि नौकरियों में थोड़ा सा जो है ये भजनलाल जी के समय में भी ऐसा हुआ कि उनके एरिया में ज़्यादा बच्चे लिए गए, बंसीलाल जी मुख्यमंत्री, उनने अपने एरिया में ज़्यादा बच्चे लिए। पुरानी बातों का लाइसेंस लेके आगे तो कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता। पुरानी बातें लाइसेंस नहीं हो सकती। तो उसी तरीके से ही चलते रहे। बुड्ढा साहब की अपने क्षेत्र में 3-4 जिलों में ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया, तो ये बात ख़त्म होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अब इंटू सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, रिटर्न एग्जामिनेशन होना चाहिए, जो टॉप में आए और उसके उनको जो है नौकरी में जितनी वैकेंसी उसके हिसाब से लिया जाए। छठी बार आप विधायक बने और मंत्री बने, एक बहुत सोवर पॉलिटिशियन के रूप में आप जाने जाते हैं। उसके बावजूद अब 10 साल आप सत्ता में रहते हैं, मंत्री आप रहते हैं, और अब लास्ट मोमेंट पे आके आप रिजाइन करते हैं, और वो भी मुख्यमंत्री को रिजाइन देने के लिए जाते हैं। उसके बाद में आप एक बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू देते हैं। अभी जो बात आप कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद है, नौकरियों में भेदभाव है, उसके बाद ये ड्रामेटिक आपका इस्तीफा वापस हो जाता है कि क्या इस पोजीशन से आप खुद डैमेज नहीं होंगे? कहीं चुनाव में आपके सामने कोई संकट की स्थिति तो नहीं होगी? ऐसा है कि मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को विश्वास में लेके तब अपना इस्तीफा वापस लिया। मैंने बाकायदा वहाँ मीटिंग बुलाई और उनको विश्वास में लेके उनसे हाथ खड़े करवा कर नहीं सर, इस्तीफा वापस लेने की आपने पहले बात कह दी थी। जैसे आप सोनिया गांधी से मिलके आए, आपने कह दिया था कि उन्होंने मुझे आदेश दिया इस्तीफा वापस लेने का, और मैं इस्तीफा वापस ले रहा हूं, बस मैं कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा हूं। एक बार बात करना ऐसा था, लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं इसकी जो है घोषणा वहीं करूंगा मैं जाकर। बस घोषणा ही करनी थी ना, आप फैसला तो ले चुके थे। फैसला कोई नहीं लिया गया था जब तक मेरे इलाके के लोग मोहर नहीं लगाते थे, क्योंकि मुझे वहाँ से चुनाव लड़ना है। उनकी सहमति के बाद ही जब उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया कि जो भी आप चाहें वो करें, उसके बाद ही मैंने इस्तीफा वापस लिया था। कैप्टन साहब, जो आपका महकमा बदला गया, इससे आपके इलाके की जनता को क्या फ़ायदा हुआ? आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट अब आपके पास है, क्या राहत मिलेगी? और 20 दिन में क्या कर लेंगे सर महकमा बदलने के बाद? नहीं, 20 दिन की बात नहीं है, एक मैसेज की बात है कि हमारे यहाँ इलाके में पानी की बड़ी किल्लत है, पीने का पानी भी नहीं मिलता है। आज आप देखिए, जब से मेरे पास सिंचाई का विभाग मिला है मेरे को, आज हमारे नहरों में पानी चल रहा है। पीने के पानी के जो टैंक है वो भरने लगे हैं। नहीं तो हालत ये हो गई थी कि पिछले 1-1.5 साल से हमारी नहरें सूखी पड़ी रहा करती थी जब से मेरे सिंचाई विभाग लिया गया था। तो मंत्रालय आने के बाद
कोई भी गुस्ताखी नहीं कर सकता कि हमारे क्षेत्र के साथ जो है भेदभाव करे, चाहे वो 20 दिन का समय हो, जितने दिन तक हमारी गवर्नमेंट ने हमें मैंडेट दे रखा है तब तक का तो हमारा दायित्व है कि हम अपने लोगों के बारे में सोचें। तो उसके बाद जो है नहरों में पानी भी चल रहा है जी। और यही नहीं कैप्टन बल्कि साहब आप एक वायदा करेंगे, आप सिंचाई मंत्री हैं, क्या आप दूसरे इलाकों के साथ इस समय भेदभाव नहीं करेंगे अगर आप अपने इलाके को ज़्यादा पानी देंगे? नहीं, ज़्यादा पानी नहीं है, जो हमारा हक है उतने दिया है हमने पानी। नौकरियों में भेदभाव की आप बात कहते हैं, वो तो मैं बार बार पूछ रहे हैं, वो मैं कह चुका हूँ। जी कैप्टन साहब, नौकरियों में भेदभाव आप राजनीतिक तौर पर कह रहे हैं, लेकिन अगर इसे कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये धांधली है, ये भ्रष्टाचार है, ये अपराध है। नहीं, अब ये तो इसके बारे में तो जो हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, हाँ जी, उनसे वो जिम्मेवार हैं इस बात के लिए किस प्रकार से वो सिलेक्ट चयन कर रहे हैं, तो वो तो जिम्मेवारी उनकी है। नहीं, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इसमें? नहीं, वो तो एक आप जानते हैं इट इज़ ऑटोनॉमस बॉडी, उसमें सरकार की दखल तो होनी नहीं पूर्व चाहिए। मुख्यमंत्री ऐसे ही एक मामले में जेल में है। हाँ, तो उन्होंने किया तो उनको भुगतना पड़ा। तो फिर ऐसे ही आरोप तो इस सरकार के ऊपर भी आप लगा रहे हैं सर। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो ऑटोनॉमस बॉडी है उसको जो है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। जैसे वीरेंद्र सिंह जी ने करीब पार्टी छोड़ दी, भाजपा में जाने की तैयारी है। उससे पहले राव इंद्रजीत चले गए लोकसभा इलेक्शंस के दौरान, विनोद शर्मा बड़े निकट थे। और ऐसे मौके पे आप जैसे पूरा बता रहे हैं कि आपका पार्टी नेतृत्व में पूरा यकीन है, आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस एक संगठन के तौर पे इन बातों से कमज़ोर पड़े? विनोद शर्मा का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि जितने CLU उन्होंने करवाए और जितना फ़ायदा उन्होंने सरकार से उठाया उसमें गोपाल कांडा भी इंक्लूडेड है। जितने CLU इन लोगों ने करवाए गलत तरीके से हुए थे सर। अब मुझे ये नहीं पता कैसे कराए, लेकिन पूरा जो है फ़ायदा उठाया सरकार में। और जब कभी भी डिबेट होती थी, जैसे चाहे गवर्नर बजट के ऊपर हो, चाहे अपना बजट के ऊपर डिस्कशन हो, चाहे गवर्नर एड्रेस पे बात हो, हमेशा शुरुआत विनोद शर्मा करते थे और पार्टी को डिफेंड करते थे। और उसी प्रकार से गोपाल कांडा जो हैं, वो तो आप जानते हैं किसी मामले में बल्कि एक इन्वॉल्व भी हो गए थे। तो ये स्वार्थ पूर्ति के लिए अपनी पैसा इतना कमा लिया इन लोगों ने कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए पार्टी छोड़ के चले गए। और मैं समझता हूँ कि केवल स्वार्थ था। जी देखिए सर, आपकी सरकार में हो गया सर ये सब कुछ, आपकी सरकार रहते हुए हो गया। और अगर ये पार्टी में रहते तो यही काम करते जो आप आरोप लगा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। नहीं, मेरे पास तो लोग आगे बताया करते थे कि विनोद शर्मा ही ऐसे व्यक्ति हैं जो CLU दिला सकते हैं। इसीलिए बहुत सारी सीढ़ियां भी बन गई कांग्रेस के नेताओं की। नौकरियों में आप भेदभाव की बात कर रहे हैं, आप एक मजबूत मिनिस्टर हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी आपको जानती हैं, राजीव गांधी आपको पार्टी में लेके आए थे। क्यों नहीं आप इस सिस्टम को बदल देते? आप सरकार का एक हिस्सा हैं, क्यों नहीं आप इंटरव्यू सिस्टम खत्म कर देते? आज लोग आप पे क्यों विश्वास करें? 10 साल हो गए हैं, आप 25 साल से छठी बार आप विधायक हैं, आप मंत्री हैं, क्यों नहीं आप इस सिस्टम में बदलाव लेकर आए? तो ऐसा है कि कोई भी बात जो है उसकी एक शुरुआत होती है। 10 साल बाद सर? नहीं, 5 साल हम पहले रहे तो उस वक्त सरकार दोबारा क्यों आई? क्योंकि उस वक्त इतना गदर नहीं था मतलब उस टाइम भी इतना जो है इतना नहीं था, लेकिन जो दूसरा हमारा जो आया उसमें कुछ ज़्यादा ही इस मामले में बातचीत हुई, ज़्यादा ही गदर नहीं कह रहा मैं, ज़्यादा ही बातचीत होगी। और उस बात को लेकर मुझे लगा कि अगर राजस्थान का हमने मॉडल देखा, गुजरात का मैंने मॉडल देखा, जहाँ पर पॉलिटिकल आदमी बिल्कुल फ्री है इस बात से। कैप्टन साहब, आपने फिर इस्तीफा राजस्थान और गुजरात मॉडल को लागू करने के लिए क्यों नहीं दिया और क्यों वो लागू नहीं कराया? नहीं, मैं तो राजस्थान मॉडल की बात करूँ, गुजरात मॉडल की तो मुझे आप कह रहे हैं मैंने आपने पहले भी गुजरात मॉडल की बात की और आप कंट्रोवर्सी में रहे, आपकी सरकार से लड़ाई इस इशू पे हुई। मैं गुजरात मॉडल की बात ही नहीं कर रहा, मैं राजस्थान मॉडल की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप गुजरात मॉडल की बात करेंगे तो आपको डर लगता है, क्योंकि लोग आपको कहेंगे आप नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, कोई मुझे डर नहीं लगता किसी से, ना मुझे डर लगा
ना ऐसी कोई बात है। मैंने राजस्थान मॉडल की बात करी है। वहाँ पर जो है ये तो आपने मुझे बताया, मुझे पता ही नहीं गुजरात में इस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था है कि नहीं है। मुझे राजस्थान का पता है कि वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था है, और मैं समझता हूँ कि उसका हमें अनुसरण करना चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट को। कैप्टन साहब, आप बिजली महकमे के मंत्री रहे। अभी पिछले दिनों फरीदाबाद सर्कल में बहुत बड़ा स्कैम हुआ, बिना किसी टेंडर के, बिना किसी उसके करोड़ों रुपए ठेकेदारों को जारी किए गए। 6-7 कंपनियां उसमें हैं। तो क्या उस पर विजिलेंस ने इंक्वायरी की और उसमें कई जो है जिलों में वो इस तरह का घोटाला पकड़ा गया, उसमें क्या रहा? ऐसा है, ये मेरे पास जब मुझे पता लगा तो मिस्टर मान थे हमारे विजिलेंस के, जो हमारे एडीजीपी थे। मैंने उनसे कहा कि आप तुरंत इसकी डीजी विजिलेंस थे। मैंने उनसे कहा आप तुरंत इसकी इंक्वायरी कीजिए। इंक्वायरी करी हमने, और उस इंक्वायरी के अंदर क्या कोई एक भी कंपनी पे कार्रवाई नहीं? किसी एक भी आदमी पे कोई कार्रवाई नहीं, सस्पेंड की हमने चीफ इंजीनियर तक सस्पेंड किया। कैप्टन साहब, चीफ इंजीनियर सस्पेंड किया, लेकिन जो लोग करोड़ों रुपया रिलीज करा गए आपके डिपार्टमेंट से, उन कंपनियों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं, उन पे भी कार्रवाई होगी ना। अभी सस्पेंड किया है, इंक्वायरी चल रही है, हाई लेवल इंक्वायरी चल रही है। उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अब तो मेरा महकमा नहीं है, लेकिन मैंने जो है ये कहा था इस मामले में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि बिजली महकमे में जो ऑफिसर्स हैं, अफसरों की तानाशाही चल रही है, नंगा नाच हो रहा है, जो चाहे वो करें वो। नहीं तो फिर कहाँ होने दिया हमने? सस्पेंड कराया हमने उनको। आपने महकमा छोड़ दिया, आप पलायन कर गए बिजली मंत्रालय से। कोई पलायन नहीं किया मैंने, ये गलत कह रहे हैं। अफसर जो है वो तानाशाह है, मनमानी कर रहे हैं वहाँ पे। मैंने कोई पलायन नहीं किया उससे, ना मैंने छोड़ा। मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि वो मेरे को महकमा कौन सा देते हैं। उन्होंने मुझे सिंचाई महकमा दे दिया, तो मैंने सिंचाई महकमा ले लिया। पावर का लिया तो मेरे पास 2.5 साल महकमा रहा, और हमने उसमें ये आप नहीं कहेंगे कि मेरी बात मैंने जो है बकायदा उनसे ये कहा कि तुम्हारी एसीआर मैं लिखूंगा जी, और मैं चाहता हूँ कि आपको मेरे को जवाबदारी रहना पड़ेगा आपको। और वो मेरे पास आते थे, और बकायदा हमने पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कंप्लेंट डायरेक्ट मेरे पास आती थी उनकी कंज्यूमर्स की, और उसका निदान ऑफिस में बैठ के मैं करता था जी। यार, उससे पहले किसी बिजली मंत्री ने नहीं किया था। कैप्टन साहब, अब थोड़ी देर पहले आपने नौकरियों में भ्रष्टाचार की बात की, इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने की बात की। चलिए ठीक है, आप ऐसी बात इंटरव्यू खत्म करने की आपने बात की। मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा आपका, इस तरह की बात कहेंगे नहीं सर, मैंने कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं की। मैंने ये कहा जी कि उसमें जो है भेदभाव हुआ, इतना कहा है बस। जी, इंटरव्यू खत्म करने की आपने बात कही, क्या घोषणा पत्र में शामिल करवाएंगे आप, या मांग रहेगी आपकी, सुझाव रहेगा आपका? हाँ, मेरा सुझाव रहेगा जी। कैप्टन साहब, आपका बाकी तो मेजॉरिटी नहीं करना होता है जी। सोनिया गांधी से जब आप मिले थे, आपने जाट नॉन जाट का मुद्दा भी उठाया था ना? मैंने कोई मुद्दा नहीं उठाया सर, बाकायदा आपका बयान चलाया सर हमने। नहीं, आपने ये कहा था अपने बयान में, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने सोनिया गांधी से कहा है कि कांग्रेस अब तक जाटों पर ज्यादा ध्यान देती आई है, अब नॉन जाट पर ध्यान देना चाहिए। ना, मैंने कभी नहीं कहा ये, ना मैंने इस प्रकार की कोई बात करी। मैंने केवल उनको ये कहा था कि सबको तवज्जो दी जाए। एक सेंट्रलाइज पावर नहीं होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज करके और कलेक्टिव लीडरशिप से काम होना चाहिए। जी। कैप्टन साहब, जब मुख्यमंत्री से बार बार सवाल होता है, नाराज जो कांग्रेस के ही नेता हैं, मंत्री हैं, उनके बारे में, तो मुख्यमंत्री जी का जवाब ये होता है कि 10 साल बाद अगर किसी को ये तमाम चीजें याद आ रही हैं तो इसका मतलब वो अपने स्वार्थ के लिए बात कर रहे हैं। मेरे लिए तो 10 साल का नहीं कह सकते हो। मैंने तो जो है यूनिवर्सिटी वाले मामले में मैंने विरोध किया था जी, उससे पहले जमीन अधिग्रहण मामले में मैंने विरोध किया था। मैं तो 10 साल पहले के बारे में कोई नहीं कह सकता जी। और आपने देखा होगा मेरा महकमा भी चेंज कर दिया गया था जी। प्रेरोगेटिव है मुख्यमंत्री का, मेरे से महकमा ले लिया गया था फाइनेंस का और इरिगेशन का। जी। सवाल आपसे ये कि आपने जब इस्तीफा दिया था उस वक्त आपने ये कहा था कि हमें जनता के बीच में जाना है, हमें भी उनको जाके कुछ कहना है, लेकिन ये तमाम चीज़ें आपने भी कुछ चीज़ें उजागर की हैं। उसके बाद आप जनता के बीच में जाएंगे तो कहेंगे क्या कि कांग्रेस की सरकार बनवाइए ताकि फिर से नौकरियों में भेदभाव हो, और तमाम जो मंत्री सवाल उठाते रहे, मंत्री शिकायत करते रहे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसा है कि फैसला ये लिया गया कि ये जो चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा जी, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी। चुनाव के बाद शकील अहमद जी ने भी एक बात कही थी, मेरे हल्के में आए थे, उन्होंने कहा था कैप्टन अजय सिंह सक्षम है मुख्यमंत्री बनने के लायक। जी बिल्कुल। और वो एमएलए डिसाइड करेंगे कि कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, कौन व्यक्ति जो है हाईकमान डिसाइड करेगी, तो वो तब देखेंगे।
किस प्रकार से काम चलता है, और मैं समझता हूँ व्यवस्था में जरूर कोई ना कोई चेंज आएगा। अब मुझे जी। पूर्ण उम्मीद है कि लोगों का जो विश्वास हम लेंगे और उसमें जो है हम जरूर कोई ना कोई जो है कार्रवाई करेंगे। जी कैप्टन साहब, जिस तरीके से कांग्रेस में हलचल मची हुई है, उस दौर में आप जैसे दिग्गज की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने वाले एक नेता के तौर पर होनी चाहिए, या फिर एक ऐसे नेता के तौर पर होनी चाहिए कि पार्टी के भीतर चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसे बाहर नहीं आने दिया जाएगा? नहीं, इंटरनल डेमोक्रेसी तो रहनी चाहिए पार्टी के अंदर। इंटरनल सर, हाँ, लेकिन अगर वो बाहर आए? बाहर जब इस्तीफा आया तो लोगों को पता ही लग गया इस्तीफा दिया है मैंने। जी, और उसके बाद फिर आपने मीडिया में आके भी तमाम तरीके नहीं, के वो आरोप तो लगाए। ऐसा था, वहाँ पर जो है मैंने अपनी कुछ बातें रखी मैंने, जी और वही बातें हमने हाईकमान के सामने रखी। जी, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसका विरोधी फायदा नहीं उठाएंगे? जो बयान आपने दिए वो कहेंगे कि जी ये हमारे आरोप नहीं है, ये तो कैप्टन अजय यादव के आरोप है, हमारी नहीं मानते तो उनकी तो मानिए। विकास के मामले में जो भेदभाव की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मैं उसको खारिज करता हूँ। विकास के मामले में हमारे यहाँ 5 कॉलेजेस बने हैं, यूनिवर्सिटी बनी है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, ओवरहेड ब्रिज बना है, बाईपास बना है, जिम खाना क्लब बना है, बाईपास बने हैं, आपके 5 सड़कें हमने 4 लेनिंग करवाई हैं रेवाड़ी के अंदर, बहुत काम कराए हैं। और इसी प्रकार से मेवात के अंदर भी, मेवात में भी मेडिकल कॉलेज बना है, करनाल में भी मेडिकल कॉलेज बना है, अभी भिवानी में भी यूनिवर्सिटी घोषणा की गई, जींद में भी यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई। तो ये कैसे कह सकते हैं कि विकास पूरे हरियाणा में नहीं हुआ? कैप्टन साहब कल तक तो कैप्टन साहब आप खुद ही कह रहे थे कि विकास में भेदभाव है। नहीं, विकास की इस्तीफा देने से पहले आप मुझे सीढ़ी ला के दिखाई जहां मैंने कहा। आपका जो इंटरव्यू चला उसमें आपने खुद कहा। मैंने विकास के बारे में नहीं कहा। जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय बड़े धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, बड़ी योजनाओं का बड़े पैसे बांटे जा रहे हैं, पैसे बांटे जाने से मेरा अर्थ है योजनाओं का इतने करोड़ होंगे, घोषणाएं की जा रही हैं। क्या आपको ये नहीं लगता, आप वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, कि घाटे में चलती सरकार जो अभी भी घाटे में है, कि ये चीज़ें अमल हो पाएंगी या नहीं? पैसा कहाँ से आएगा? कि मुख्यमंत्री ने केवल उद्घाटन नहीं कर रहे, बल्कि वो इनॉग्रेशन भी कर रहे हैं, जो हमारे काम पूरे हो गए हैं। और जो हमारे मैनिफेस्टो में जो जितने हमने जो वायदे किए थे सारे पूरे किए हैं। उसमें एक बात ये रह गई थी कि ये जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का था कि हम हरियाणा के अलग से बनाए, उसको भी पूरा कर दिया। हमारे मैनिफेस्टो में जितने भी हमारे वायदे थे हमने उनको पूरा किया है। और मैं समझता हूँ कि चाहे आपकी ओल्ड एज पेंशन की बात हो, प्लॉट देने की बात हो, स्कॉलरशिप की बात हो, इस प्रकार से गवर्नमेंट ने आम आदमी के बारे में बहुत कुछ सोचा है। जी कैप्टन साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल। आपके एग्रीकल्चर के अंदर हमने 4% हमने ब्याज किया, जो पहले 9% था। और हमने ये जो जमीन कुड़क हुआ करती थी उसको बंद किया, हमने मौका दिया किसान को कि वो अपना पैसा वापस दे सके। तो बहुत सुधार लेके आए हैं। जी, सारे काम तो किए हैं सर, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने सारे काम तो किए हैं, फिर क्यों ना कैप्टन अजय सिंह यादव भी खड़े हों उन लोगों के साथ जो कहें कि तीसरी बार हुड्डा सरकार? मैंने कहा है कांग्रेस सरकार, तीसरी बार कांग्रेस सरकार, पार्टी की बनती सरकार जी, कि व्यक्ति की नहीं बनती। फिर आप वही मोदी सरकार वाली बात करने लग गए। जी कांग्रेस सरकार तीसरी तरह बनेगी, ये कहो आप। जी कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, एवन पंचायत में शामिल होने के लिए। सहगल साहब, शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एवन पंचायत में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए एवन तहलका हरियाणा। नमस्कार।